नमस्कार बच्चों। आज इकोनॉमिक्स की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो हमने इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में बनाई थी और उसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको समझा दिया था। आज हम उसकी जो बैलेंस के रूप में रहता है, हमारा जो लेसन रहता है लेसन 13, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगा यह लेसन। लेसन 13 है और लेसन का नाम है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका हमने एक नया क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं। इसका अच्छे वाला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, कि भाई कर किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, कर के टाइप्स का वर्णन करें टैक्स के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमारा कर होता क्या है। कर होता क्या है, यानी कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। सरकार को दिया जाता है, यानी कर एक ऐसा अनिवार्य या आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति देता है या फर्म देती है। फर्म या व्यक्ति के द्वारा सरकार को दिया जाता है। कर एक ऐसा भुगतान है, ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति और फर्म देती है सरकार को। ठीक है, करदाता को इससे मिलने वाला जो कोई लाभ है, प्रॉफिट है, उसका कोई संबंध नहीं होता। यानी हम कहते हैं ना कि भाई, हम कहते हैं कि भाई मैंने सरकार को 50,000 रुपए टैक्स दिया है तो मेरी सड़कों को अच्छा बना दो, यानी ऐसी हम कोई डिमांड नहीं कर सकते। यानी हमने जो टैक्स दे दिया है उसको हम वापस किसी रूप में भी नहीं मांग सकते। हमारा केवल कार्य है भुगतान करना। वो सरकार का कार्य है, वो कब हमारे विकास के कार्य करवाती है या हमारी सुरक्षा के कार्य करवाती है, वो सरकार फैसला करती है। यानी कर के बदले में हम किसी प्रकार की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, अब है भाई कर की विशेषताएं क्या है। प्रश्न आता है कर किसे कहते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है और इसकी विशेषताएं। फीचर्स, ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट हमारी विशेषता है कि भाई अनिवार्य भुगतान। अभी अभी आपने अनिवार्य भुगतान अभी अभी पढ़ा है, इसके बारे में आप अपने आप ही लिख सकते हैं। यानी टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है। सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर लगा देती है जो टैक्स, उसकी इच्छा न होते हुए भी उसको सरकार को वो टैक्स देना पड़ता है। जनता को सरकार के मांगने पर टैक्स चुकाना पड़ता है। कर न देने पर सरकार की ओर से दंड भी दिया जा सकता है। यानी जो टैक्स है वो अनिवार्य भुगतान है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, ये इच्छा पर आधारित नहीं है। जन कल्याण, दूसरी विशेषता क्या है, जन कल्याण। यानी कर की दूसरी विशेषता यह है कि इससे जो आय प्राप्त होती है, जो सरकार के पास ये जो पैसे टैक्स के रूप में इकट्ठे होते हैं, वो पैसे जन के कल्याण के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए, पब्लिक के हित के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। ठीक है,
दूसरी विशेषता जो टैक्स के लिए पैसे आते हैं वो लोगों की भलाई के लिए खर्च किए जाते हैं। आप अपने शब्दों में इस पर को व्यक्त कर सकते हैं। कर और लाभ का आनुपातिक संबंध नहीं, जो अभी आपको हमने ऊपर बताया था। यानी मान लो हमने 1 लाख रुपए टैक्स दिया है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के बाहर आप पक्का करो, या दूसरा कोई टैक्स नहीं देता है उसके घर के बाहर आप कच्चा छोड़ सकते हैं। यानी मैंने जो टैक्स दिया है उसका और उसके बदले में जो लाभ मिलता है उसका कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता। 4, कर देना व्यक्ति का निजी दायित्व है। निजी दायित्व है, यानी कर देना एक व्यक्ति की निजी जिम्मेवारी है। यह जिस व्यक्ति को ऊपर लगाया जाता है उसी को ही देना पड़ता है, चाहे इसे लगाने पर वस्तुओं पर क्यों ना लगाया जाए। अगर इसे वस्तुओं पर भी लगाया जाए तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कानूनी व्यवस्था, 5th जो पॉइंट है अपना, कानूनी व्यवस्था। मतलब कर की एक अन्य विशेषता यह है कि कानूनी तौर पर यह ठीक ढंग से लगाए जाते हैं। प्रत्येक कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए इसे नियमानुसार ही लगाए जाते हैं। कैसा नियम लगाए जाते हैं वो अभी आपको बताते हैं टाइप्स के रूप में। इसके बाद है करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, करों के प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में आता है कर किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये विशेषताएं ऐसे नहीं लिखनी है आपने जैसे हमने लिख दी हैं। अनिवार्य भुगतान, इसके बारे में आपने 2 या 3 लाइन के अंदर इसका वर्णन भी करना है संक्षिप्त। इसी प्रकार ये पॉइंट लिखे हैं हमने, इनकी एक्सप्लेनेशन जैसे आपको हमने बताया है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब है करों के टाइप्स हैं। कर किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट, प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर। प्रगतिशील और प्रतिगामी कर, ये भी आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। प्रगतिशील कर क्या होते हैं जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रगति जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, प्रगति जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। यानी ज्यादा आय वालों पर ज्यादा टैक्स और कम आय वालों पर कम टैक्स। प्रगतिशील कर हो गया भाई, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा टैक्स भी बढ़ता जाता है। और प्रतिगामी कर क्या होती है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा टैक्स कम होता जाता है। यानी मान के चलें, सपोज करो यदि 5 लाख रुपए पर एनम पर प्रतिवर्ष हमारी क्या है आय है, तो टैक्स हमारा 10%। यदि हमारी आय बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाती है तो टैक्स की जो रेशो है वो 10% की बजाय 8% हो जाती है। यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है जो उसकी रेशो है टैक्स की वो कम होती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर। आपने देखा ये अमीर व्यक्तियों पर ज्यादा लगता है, गरीब व्यक्तियों पर कम लगता है। प्रतिगामी में क्या देखा आपने, अमीर व्यक्तियों पर ये कम लगता है और गरीब व्यक्तियों पर ज्यादा लगता है। सिंपल, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। सेकंड, मूल्य वृद्धि तथा विशिष्ट कर। मूल्य वृद्धि क्या होती है, यह वह
अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में, उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं में जो वृद्धि होती है मूल्य में, जो मूल्य में वृद्धि होती है उस पर लगाया जाता है। किसी उत्पाद के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहते हैं। कोई वस्तु जैसे गेहूं हमारा क्या है, मान लो 20 रुपए की 1 केजी के हिसाब से बिकता है, और इसको यदि आटा बनाकर बेचा जाए तो मान लो 25 रुपीज के हिसाब से बिकता है। तो 20 और 25 के बीच में जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कर कहते हैं। इसे कहते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो मूल्य की वृद्धि हुई है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है। ये क्या है, विशिष्ट कर। जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई यानी उसके काउंटिंग के रूप में, उसके आकार के रूप में या उसके वजन के अनुसार लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। यानी इस क्या होता है, उसके आकार के रूप में लगाया जाता है। पहले तो इसकी इकाई, 10 संख्याओं पर इतना टैक्स, 20 संख्याओं पर इतना टैक्स, 1000 संख्याओं पर इतना टैक्स, यानी इकाई के हिसाब से लगाया जाता है। सेकंड है उसके आकार के हिसाब से लगाया जाता है। उसका आकार किस टाइप का है, छोटा है पैकेट्स तो इतना है, बड़ा पैकेट्स है तो इस हिसाब से। और थर्ड हमने बताया आपको, उसका वजन के हिसाब से लगाया जाता है। वजन यदि 1 क्विंटल है तो इतना है, और 1 टन है तो इस प्रकार लगेगा। यानी इस प्रकार के टैक्स को विशिष्ट कर के रूप में लिया जाता है। एंड थर्ड, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर, इसको आप जरूर ध्यान दें। अकेला एग्जाम में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भी आ जाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, या प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंदर डिफरेंस बताओ, बहुतों बार आया है ये क्वेश्चंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसको हम अलग से अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, पहले प्रत्यक्ष कर के रूप में, ठीक है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर है, उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे आपकी, जैसे हाँ, इसके बारे में हम वो भी तो लिख लें कौन कौन सा, जैसे, तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, आदि। यानी प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर लगाया जाता है, उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, किसी की आय 5 लाख है तो उसकी आय के ऊपर ही टैक्स लगेगा। किसी की आय 10 लाख है, उसकी आय के ऊपर ही टैक्स लगेगा। इस प्रकार निगम कर है, किसी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके हिसाब से, एक कंपनी है इतना टैक्स है, 2 कंपनी है उसकी इस प्रकार टैक्स है। उपहार कर, किसी को उपहार देना हमने, कितना का देना है उपहार, उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार किसी की संपत्ति है, जितनी की संपत्ति होती है उसी को उसका टैक्स देना पड़ता है। यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है,
अब होता है अप्रत्यक्ष कर। सेकंड आ गया हमारा अप्रत्यक्ष कर, यानी अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाए तो किसी व्यक्ति पर जाते हैं, लगाए तो किसी व्यक्ति पर जाते हैं, किंतु उनका भुगतान कंप्लीट भी हो सकता है या आंशिक रूप से भी हो सकता है। यानी उनका भुगतान आंशिक रूप से भी हो सकता है, आंशिक कुछ भाग, या पूर्ण रूप भी हो सकता है। उनका भुगतान आंशिक या पूर्ण रूप से, भुगतान आंशिक या पूर्ण रूप से अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है, अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर आदि। इसका मीनिंग क्या है? यानी अप्रत्यक्ष कर वह कर हैं जो एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं लेकिन इसका भुगतान दूसरा व्यक्ति करता है। जैसे मान लो चीनी के उत्पादन पर टैक्स लगा दिया गया, चीनी के ऊपर यदि चीनी के उत्पादन पर टैक्स लगाया गया है तो चीनी को का रेट महंगा कर दिया जाएगा। तो भुगतान कौन करेगा? उसका पब्लिक करेगी। लगाया तो उत्पादन पर है लेकिन भुगतान किसको करना पड़ा? पब्लिक को। इसी प्रकार बिक्री के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसका टैक्स के हिसाब से उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। सीमा शुल्क दूसरे देशों से जो हमारे देश के अंदर सामान आता है उसके ऊपर जो सीमा शुल्क लगता है। मान लो दूसरे देश से हमारे यहाँ टीवी लेकर आए, वो 5,000 रुपये का आता है और हमारे यहाँ सीमा शुल्क 3,000 रुपये है, तो उसका रेट कितना हो गया हमारे इंडिया में आते आते? 8,000 रुपये। लेकिन वो देना तो पड़ा दूसरे देश वाले को, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ा? इंडिया वाले को भाई। इसी प्रकार मनोरंजन कर, आप थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जाते हैं और मान लो वो 10 रुपए की टिकट है और सरकार ने पर टिकट के हिसाब से 5 रुपए टैक्स और लगा दिया, तो टैक्स आपको कितने की पड़ेगी वो टिकट? 15 रुपीज की ना। यानी प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि भाई ये टैक्स लगाया तो किसी पर जाता है लेकिन उसका भुगतान कोई और करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यानी जिस पर लगाया जाए वो भुगतान करे उसको प्रत्यक्ष कर, जिस पर लगाया जाए वो भुगतान ना करके और अन्य व्यक्ति भुगतान करे उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अब एग्जाम में दोनों का डिफरेंस आता है। दोनों में क्या आता है? डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में अंतर आता है। फर्स्ट, अंतिम भार, यानी पर ये पॉइंट है, इसके बारे में लिखना आपने स्वयं है। ठीक है, प्रत्यक्ष करों का जो भार है वो उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर वो टैक्स लगाया जाता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष करों का भार कौन उठाता है? जिस पर लगाया जाता है वो नहीं, जिस पर लगाया जाता है वो उसकी बजाय जो उसको अंतिम प्रयोग करता है या उपभोक्ता करता है उसको इसका भार उठाना पड़ता है। चलो सीधे शब्दों में पता करो। प्रत्यक्ष कर का भार वही व्यक्ति उठाता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में भार वो व्यक्ति जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो ना करके अन्य व्यक्ति को भार उठाना पड़ता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा करों का टालना। करों का
टालना, यानी प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही भुगतान करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो अपना टैक्स टालने में सफल हो जाता है, वो अपना टैक्स दूसरे व्यक्तियों पर टाल देता है, उसे हम बोलते हैं करों का टालना। थर्ड, यह है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील के रूप में ये क्या है जी? प्रत्यक्ष कर प्रायः प्रगतिशील कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रायः प्रगतिशील कर होते हैं, इनका वास्तविक भार अमीरों पर अधिक पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का अमीर व्यक्तियों पर ज्यादा भार पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी होते हैं, इनका वास्तविक भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। ये आपको हमने पीछे बताया है ना विशेष तौर पर, वही है ये। तो ये हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस को हम विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन कर किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन, करों के टाइप्स और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का डिफरेंस के रूप में हमने कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हम उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बजट की प्राप्तियों के रूप में हमने पढ़ लिया था बजट किसे कहते हैं, बजट के टाइप्स थे, उसके बजट की प्राप्तियां हमारा हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन है बजट व्यय। बजट व्यय, बजट व्यय प्राप्तियां कहां कहां से हुई है हमने उसको पढ़ लिया है। अब हमारा है बजट व्यय, यानी बजट व्यय क्या होता है? बजट व्यय बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बजट व्यय क्या होता है? बजट व्यय, बजट प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियां आय कहां कहां से प्राप्त हुई सरकार को। अब बजट व्यय सरकार अपने पैसों को कहां कहां पर खर्च करती है, उसको हम बजट व्यय के रूप में लेते हैं। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के ईयर्स को हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। वित्तीय वर्ष में विकास के ऊपर या विकासेतर के ऊपर, योजना के ऊपर या योजनेतर के ऊपर जो अनुमानित व्यय किया जाता है। सर ये विकास और विकासेतर क्या होते हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में करवाते हैं, ये अलग अलग भी करवाएंगे आपको। योजना, योजनेतर, विकास, विकासेतर एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, अब आपको केवल इतना समझना है, विकास और विकासेतर, योजना और योजनेतर के कार्यक्रमों पर जो खर्च किया जाता है उसे हम बजट व्यय कहते हैं। ठीक है, और बजट व्यय कितने टाइप्स का होता है? बजट व्यय 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, राजस्व व्यय, जो आपने प्राप्तियां किया था वो सेम टू सेम वो राजस्व प्राप्तियां थी, और अब आ गया हमारा राजस्व व्यय। अब हमने क्या किया था, पूंजीगत प्राप्तियां की थी, और अब आ गया हमारा पूंजीगत व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय के रूप में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय क्या है कि भाई ये व्यय
सरकार के लिए ये सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। जैसे राजस्व व्यय इस प्रकार हैं, ये सरकार के जो परिसंपत्तियां होती हैं यानी शेयर होते हैं, या कहीं पर अपना कार्य कोई उद्योग स्थापित किए हुए होते हैं, दूसरे देश के अंदर स्थापित किए हुए होते हैं, यानी इस प्रकार का निर्माण नहीं करते। जैसे ये होते क्या हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, तनख्वाह, विद्यार्थियों के वजीफे, ठीक है, आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, वृद्धावस्था पेंशन दे दिया, क्या इसके बदले में सरकार को कुछ मिलता है? तनख्वाह देने के बाद कर्मचारियों, क्या इससे सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती हैं? क्या वजीफे, बच्चों को वजीफे देती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं, इसके बदले में सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इस प्रकार के व्यय हैं जो सरकार को केवल लोगों की भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है, उसे ही हम राजस्व व्यय कहते हैं। और सेकंड है ये व्यय सरकार की देयता को कम नहीं करते हैं। यानी इस प्रकार के जो सरकार के जो खर्चे होते हैं, वो जैसे सरकार ने दूसरे देशों पर ऋण लिए हुए होते हैं, अगर उसको दे दें तो वो देयता कम हो गई। यानी इस प्रकार के जो राजस्व जो व्यय हैं वो सरकार की देयता को भी कम नहीं करते, ठीक है ना, यानी ऋणों का भुगतान नहीं करते। हमने क्या सीखा, राजस्व व्यय वह व्यय हैं जो सरकार का एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित होने वाला व्यय है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही सरकार की देयता कम होती है। यानी इसमें सरकार की कोई भी फायदा नहीं होता इस प्रकार के व्यय में। सेकंड है हमारा पूंजीगत व्यय। सेकंड क्या है हमारा, पूंजीगत व्यय। सेकंड है हमारा पूंजीगत व्यय के रूप में, यानी ये क्या है, ये व्यय सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण भी करते हैं। सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, जैसे शेयर खरीदना। यदि सरकार शेयर खरीदती है, जैसे शेयर खरीदना, सरकार यदि शेयर खरीदती है, अगर उसके पास 50 लाख शेयर हैं और 20 लाख शेयर और खरीद लेती हैं, तो उसके कितने हो गए उसके पास शेयर, अब 70 लाख शेयर हो जाते हैं। तो उसकी परिसंपत्तियां पहले 50 लाख शेयर थी, अब परिसंपत्तियां कितनी होगी उसकी, 70 लाख। यानी अगर सरकार पूंजीगत व्यय करती है इसके अंदर, तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। और सेकंड है कि भाई सरकार जो पूंजीगत व्यय है ये सरकार की देयता भी कम करते हैं, सरकार की देयता भी कम करते हैं। कैसे, यानी सरकार, यदि हमारी सरकार ने अमेरिका सरकार से लोन लिया हुआ है या पैसे उधार लिए हुए हैं, ऋण लिया हुआ है, और सरकार उसमें से कुछ अंश या उसको पूरी रूप से अपना कर्ज उतार देती है, तो इस प्रकार खर्च को हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं। यदि कर्ज हमारा कुछ आंशिक उतरा या कंप्लीट ऋण दे दिया हमने, तो हमारी देयता भी कम हो गई है सरकार की। यानी सरकार क्या कहता है कि भाई पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय को करता है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि भी करता है और देयता को
कम भी करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो बजट व्यय है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको हमने बताया था भाई विकास और विकासेतर क्या होते हैं, योजना और योजनेतर, ये हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। क्या पढ़ा भाई हमने? सबसे पहला, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाते हैं, यानी विकास व्यय क्या होता है और विकासेतर व्यय क्या होते हैं। पहला है विकास व्यय। विकास व्यय क्या होता है? विकास व्यय वह व्यय है, विकास व्यय वह व्यय है जो आर्थिक विकासों तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे सामाजिक कल्याण के लिए कैसे किया गया? जैसे शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, जैसे चिकित्सा के ऊपर किया गया खर्च, कृषि, यातायात, सड़क, नहरें आदि पर जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो देश के विकास के लिए जो खर्च किया जाता है उसे हम विकास व्यय कहते हैं। विकास व्यय वह व्यय है जो देश का आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण की भावना से खर्च किया जाता है, उसे हम विकास व्यय कहते हैं। अब सेकंड है हमारा विकासेतर व्यय। दूसरा क्या बताया था? विकासेतर व्यय। ये कई बार डिफरेंस के रूप में भी आ जाता है और अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, विकास व्यय क्या होता है या विकासेतर व्यय क्या होता है। विकासेतर व्यय वह व्यय है जो सरकार के विकासेतर के रूप में, यानी गैर विकास के कार्यों पर किया जाता है। विकास के कार्यों पर नहीं, गैर विकास के कार्यों पर। गैर विकास का कार्य क्या है? जैसे कि भाई हमारी पुलिस को ज्यादा मजबूत किया गया, ये विकास का कार्य तो नहीं हुआ, हमारी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सेना को मजबूत किया गया, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया गया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया गया। ठीक है। ऋणों का तो जो ब्याज था वो दे दिया गया। यानी इस प्रकार के जो खर्च किए जाते हैं जो विकास नहीं करता, विकास तो नहीं करता लेकिन व्यय के अंदर शामिल किए जाते हैं। जो विकास के ऊपर खर्च किए जाएं विकास व्यय, जो विकास के ऊपर खर्च न करके खर्च किया जाए उसे हम बोलते हैं विकासेतर व्यय। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था भाई योजना और योजनेतर। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसको हम, योजना व्यय और योजनेतर व्यय के रूप में। योजना व्यय वह व्यय है, यानी योजना व्यय वह व्यय है जो चालू पंचवर्षीय योजना के अधीन, जो 5 वर्षीय योजना है हमारी, पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो अब खत्म हो गई हैं नीति आयोग के द्वारा इसको, लेकिन हमारे कोर्स में तो अभी तक है, ये हमने पढ़ना पड़ेगा इसको। यानी 5 वर्षीय जो योजना चली हुई है, सरकार उसके ऊपर योजना बनाता है कि हमने विकास के ऊपर कितना खर्च करना है, योजना के अंदर कितना खर्च करना है। जैसे भाई 5 वर्षीय योजना के अंदर उसने अपना टारगेट लगा लिया योजना के रूप में कि हमने भाई कृषि को बढ़ावा देना है, ऊर्जा को बढ़ावा देना है, संचार उद्योग को बढ़ावा देना है, यानी आदि इनके ऊपर जो योजना करके, जो योजना बना के, पंचवर्षीय योजना के अंदर जो योजना बना के टारगेट लेकर जो खर्च किया जाता है उसे हम योजना व्यय कहते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना के अंदर जिनको शामिल किया जाता है और उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है योजना के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? योजना व्यय। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है योजनेतर। योजनेतर व्यय। ठीक है। योजनेतर व्यय के रूप में, योजनेतर व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर न करके अन्य कार्यों पर किया जाता है। जैसे कहीं पर बाढ़ अकाल आ जाता है तो उसको अनुदान दे दिया जाए, या सुरक्षा के ऊपर खर्च किया गया, कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जो पैसे खर्च किए गए,
इस प्रकार जो योजना में ना होकर जो 5 वर्षीय योजना है उसके अंदर शामिल नहीं है, उसके एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे हम योजनेतर व्यय कहते हैं। जो 5 वर्षीय योजना के अंदर शामिल नहीं होते उसे हम योजनेतर व्यय कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसको हम एक फार्मूले के अनुसार भी बांध सकते हैं। आपने पढ़ा कि भाई कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो क्या इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? राजस्व व्यय प्लस अगर पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा क्या हमारा? जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और यदि हम कुल व्यय के अंदर ही अगर कुल व्यय निकालना चाहें तो हमने क्या पढ़ा? विकास व्यय प्लस विकासेतर व्यय, अगर दोनों के ऊपर जो खर्च किया गया वो भी तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। विकास के ऊपर किया गया, विकास के कार्यों पर न करके अन्य कार्यों पर किया गया, तो टोटल क्या हो गया हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर। या हम योजना के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। योजना व्यय जो योजना के अंदर शामिल करके जो खर्च किया गया प्लस योजना के अंदर जो शामिल नहीं था उसके ऊपर जो खर्च किया गया उसको भी हम क्या कहते हैं? योजनेतर व्यय के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमारा कई बार एग्जाम में तो नहीं आता, वैसे आपके जीके के लिए करवा देते हैं कि भाई जो सार्वजनिक व्यय है, आपने सीखा है सार्वजनिक व्यय जो आम पब्लिक के लिए खर्च किया जाता है उसके महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है? सार्वजनिक व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, जो खर्च किया जाता है उसका महत्व क्या है? सबसे फर्स्ट हमारा क्या है कि भाई आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, सरकार उद्योग लगाती है, देश का विकास होता है। बिजली की सड़कें अच्छी बनवाती है, देश का विकास होता है। यानी आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट क्या है? आर्थिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक कल्याण में वृद्धि, ये पॉइंट है, इनके अंदर आपने लिखना है 2-2, 3-3 लाइन, जैसा भी आपको समझ में आता है। जैसे योजना के ऊपर जो खर्च किया गया, शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया, अस्पताल बनवाए गए, या महिला, बच्चों, पिछड़ी जातियों के ऊपर सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए जो कार्य करती है उनके ऊपर जो खर्च किया गया उसे क्या होता है? आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि भाई कई बार मंदी आ जाती है तो सरकार जो खर्च करती है उससे पब्लिक के पास पैसे पहुंचते हैं, उससे मंदी ठीक हो जाती है। तथा बेरोजगारी पर नियंत्रण, अगर ज्यादा उद्योग स्थापित करेगी तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा जिससे बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है असमानता में कमी। असमानता मतलब कई व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं, कई व्यक्ति बहुत गरीब होते हैं। जिन व्यक्तियों को काम नहीं मिलता वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, लेकिन सरकार जैसे सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देती है तो लोगों के पास पैसा पहुंचता है। पहले जिसके पास पैसा था, जिसके पास पैसा नहीं था, उनके अंदर असमानता में कुछ हद तक कमी आई। जिनके पास पैसा पहुंचेगा वो थोड़ा सा ऊपर लेवल अपना गुजारा करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे, उनको काम करने की लगन पैदा होगी और वो उद्योगों के अंदर काम करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए और वो फाइनल वीडियो होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।